दोस्तों स्वागत है आपका टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बैंक प्रपोजल का एक कंप्लीट कोर्स, यानी कि अगर आपने बैंक से लोन से ले रखे हैं, कुछ लिमिट से ले रखे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज ले रखी हैं, को उसको आपको कैसे रिन्यूअल कराना है, कैसे कवरिंग लेटर बनेगा, कैसे उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि सीएमए डाटा क्या होता है और सीएमए डाटा को कैसे बनाते हैं। ये मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा प्रॉपर कि कैसे ऑडिटेड बैलेंस शीट से डाटा उसमें डालते हैं और कैसे हम प्रोजेक्शंस उसके बनाते हैं, क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है सीएमए डाटा के लिए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा में क्या डिफरेंस होता है, और उसके लिए जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए जो कवरिंग लेटर बनता है वो कैसे बनता है, क्या क्या उसमें हमें दिखाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीएमए डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो सीएमए डाटा एक बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। एक बिजनेस की पिछले सालों में उसने क्या क्या प्रॉफिट्स कमाए हैं, कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट में कर रखा है बिजनेस के अंदर, और फ्यूचर में वो क्या करने वाला है, यानी फ्यूचर में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितने प्रॉफिट जनरेट करेगा, और उस जो प्रॉफिट आएंगे उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक में, डेटर्स में, फिक्स एसेट में, या नए प्रोजेक्ट्स में कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये सब हम एक सीएमए डाटा के अंदर देखते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हो, यानी कि आपका कोई बिजनेस है और आप बैंक के पास जाते हो कोई लोन लेने, अब लोन आपके दो तरह के होते हैं नॉर्मली, वर्किंग कैपिटल लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इन जो आपको नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं। तो जब भी आप चाहे शॉर्ट टर्म लोन के लिए बैंक के पास जाएं या फिर लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक के पास जाएं, तो बैंक आपसे सबसे पहले आपसे सीएमए डाटा मांगेगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की, और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, तो आप मेरे को दीजिए। इसलिए वहाँ पे आपको एक तरह से सीएमए डाटा की जरूरत पड़ती है। सीएमए डाटा के सबसे पहले पार्ट्स की हम बात करें उसमें होता है एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट्स। तो ये मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आगे हम इसकी पूरी डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे। तो सीएमए डाटा का सबसे पहला पार्ट होता है एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट, दूसरे नंबर पे आता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, फिर तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, फिर फोर्थ नंबर पे आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड फिर रेशो एनालिसिस। तो अभी हम इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड लोन लिमिट। एग्जिस्टिंग यानी कि आपने बिजनेस के लिए जो पहले से लोन ले रखे हैं, यानी जो आपकी लिमिट्स हैं, तो वो क्या है, और प्रपोज्ड यानी अब क्या बैंक से मांगने जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली केस में सीएमए डाटा तभी बनता है जब आपको नए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। तो बैंक आपसे पूछता है कि आप मेरे को बताइए कि आपके करंट में क्या लोन्स हैं, कितनी लिमिट्स हैं, क्या उसकी आउटस्टैंडिंग है, और आप हमसे क्या चाहते हैं, कितना लोन चाहते हैं फ्यूचर में, क्या आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो सब हम इस एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड लोन लिमिट में दिखाते हैं। एक्चुअली जब भी हम इसको एक तरह से हम कवरिंग लेटर ही बोलते हैं। इसके अंदर जब हम कवरिंग लेटर बनाते हैं तो उसके अंदर हम अपनी एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड लिमिट को दिखाते हैं, और साथ में अपनी जो बिजनेस के हमारे जो मेन हाईलाइट्स होते हैं, जो पॉजिटिव हाईलाइट्स होते हैं, हमें वहाँ पे दिखाना होता है। सपोज करो कि आपकी सेल लास्ट ईयर से 50% मतलब 50% ग्रो हुई है, 25% ग्रो हुई है, वो हम स्पेशल वहाँ पे हाईलाइट्स दिखाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लास्ट ईयर से कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, ईबिटा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, और कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि इक्विटी क्या है, उसकी जो करंट रेशियोज हैं वो अच्छी हैं। तो वो हम वहाँ पे सारे जब हम कवरिंग लेटर बनाते हैं तो वहाँ पे उसे हाईलाइट्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअली एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम उसे बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नॉर्मली दिखा देते हैं कि हमारी सेल कितनी है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिन, ये सब कितने हैं, और लास्ट में हम प्रॉफिट दिखा देते हैं। बट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के अंदर हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वहाँ पे सेल दिखाएंगे, डोमेस्टिक कितनी है और एक्सपोर्ट कितना है, उसके बाद अदर इनकम कितने हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिखाएंगे, उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसमें से एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे, तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, फिर ऐसे करके हम वहाँ पे पीबीटी निकालते हैं। फिर जो हमारा अपना
नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में से कितना हमने रिटेन किया बिजनेस के लिए और कितना उसको डिविडेंड एज ए शेयर होल्डर्स को पेड कर दिए, ये सब हम अपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअली दिखती कैसी है। दोस्तों ये हमारी होती है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। एक्चुअली इसमें मैंने दिखाया है इस फॉर्मेट के अंदर 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट और करंट ईयर की एस्टिमेटेड और 5 साल की प्रोजेक्टेड। जब भी आप सीएमए डाटा बनाते हो उसकी प्रोजेक्शंस आपको कितने साल की दिखानी है, ये आपके मेनली आपके लोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कम से कम 3 साल की तो आपको दिखानी है। उसके अलावा अगर आपका लोन 5 साल के है तो आपको 5 साल की प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखानी होगी। अगर 7 साल का लोन है तो आपको 7 साल की प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखानी होगी। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारे जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है उसमें हमारी सबसे पहले ग्रोस सेल आएगी, डोमेस्टिक कितनी, एक्सपोर्ट कितनी और रेवेन्यू इनकम कितनी है। उसके बाद हमारी जो भी हमें टोटल सेल आएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि हमने जो रॉ मटेरियल कितना कितना यूज़ किया है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट करने के बाद हमारा ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट में से हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा, और फिर इंटरेस्ट को हम लेस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फिर हम बाद में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। इसमें से हमारी जो भी प्रोविजन होगी इनकम टैक्स की हम लेस कर देंगे, फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने कुछ डिविडेंड पे आउट किया है तो हम डिविडेंड यहाँ से लेस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे रिटेन प्रॉफिट आ जाएंगे जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिखता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। यानी कि एक तरह से आपको जो आपने सेल किया है और आपके जो क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, और आप क्या प्रॉफिट आपने जनरेट किया वो सारा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आपका आ जाता है। आपको उससे नेक्स्ट जो हमारा सीएमए डाटा का पार्ट है वो एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। यानी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट का एक तरह से एनालिसिस करना होता है कि जैसे कि हमने जो बिजनेस के अंदर हमने पैसा लगा रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो फिक्स एसेट में कितना है और हमारा करंट एसेट में कितना है, हमारी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल क्या है, और इसके अलावा हमारे क्या क्रेडिटर्स कितने, हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है, वो सारा एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में हम देखते हैं। तो एक बार मैं आपको ये इसका भी दिखा देता हूँ कि आपको एक्चुअली एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट कैसा दिखता है सीएमए डाटा में जब हम बनाते हैं, तो कैसे हम उस कैसा हमें दिखता है। तो ये है एनालिसिस बैलेंस। इसमें भी सेम वैसे ही ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने साल का बनाना है। जैसे मैंने बताया कि डिपेंड ऑन लोन्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक जो हमने बैंक से बोरिंग ले रखी है, लिमिट से ले रखी है, उसको हम अलग से दिखाएंगे, और उसके अलावा जो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज हैं उसको हम अलग से दिखा देंगे। यानी करंट लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट में कर देते हैं यहाँ पे, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन, टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, ये सब अलग से। उसके नीचे फिर हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज को दिखाते हैं, तो हमारे यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज आ जाती हैं। उसके बाद फिर हम हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल कितनी है, जनरल रिजर्व कितने हैं। तो उसके बाद हम टोटल लायबिलिटीज हमारा एक तरह से यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जैसे हमारा बैलेंस शीट में टोटल होता है एक तरह से, तो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एसेट की डिटेल दिखाएंगे। सबसे पहले करंट एसेट, उसके बाद फिर नॉन करंट एसेट उसके नीचे। तो इसलिए टोटल एसेट, तो हमारा बैलेंस शीट का ही मतलब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज ऑफ कोर्स मैच होना चाहिए, जैसे हम बैलेंस शीट में इसको मैच करते हैं। तो सीएमए डाटा के अगर अगले पार्ट की हम बात करें तो उसमें आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अगर आप कोई भी लोन बैंक के पास लेने जाओगे तो सबसे पहले आपकी वर्किंग कैपिटल को मेन और फोकस में रखेगा, क्योंकि जिस भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल अच्छी होती है बैंक उसी को ही लोन देने में प्रेफर करते हैं। इसलिए कोई भी बैंकर्स होता है सबसे पहले आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की एक तरह से कंपैरेटिव करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपके जो सपोज करो कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है। यानी अब वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब है कि आपका बिजनेस कितने दिन में पैसे को जनरेट कर रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके और सेल करने से डेटर से पैसा आने तक आपका क्या सर्कल है, कितने दिन के अंदर आपका पैसा आ रहा है। तो इसलिए जो भी बैंकर्स होता है वो क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि आपकी जो भी आप क्रेडिटर को कितने दिन में पैसा पे आउट कर रहे हो। अगर आप कुछ ज़्यादा दिन लगा रहे हो उसको पे आउट करने में, इसलिए आपकी
कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए और दूसरा आपका डेटर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड्स क्या है, ये सब मतलब हम इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज इसमें देखते हैं। ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको दिखता कैसे है। ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारा इन्वेंट्रीज है उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं वो एज ए डिपेंड ऑन बिजनेस। तो मेनली दो पार्ट्स तो इसके होंगे, जैसे एक रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स। तो हम यही देखेंगे कि हम रॉ मटेरियल के हमारे क्या कितने पीरियड के हैं, कितनी अमाउंट है और कितने पीरियड के लिए हम उसे होल्ड रखते हैं। इसको मंथ्स में डेज में आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा फिर हमारा फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स को हम कितनी देर होल्ड करके रखते हैं और कितने मैन्युफैक्चर होने के कितने दिनों तक हम उसे अपने गोडाउन में रखते हैं और कितने दिनों के बाद वो सेल होता है। ऐसे हमारे रिसीवेबल यानी कि डेटर्स से हमारे पास कितने दिनों के बाद पैसा आ रहा है, और ये सब हम इसमें एनालिसिस करते हैं। और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसको हम कितने दिन में पैसा दे रहे हैं। तो ये सब हम इस स्टेटमेंट में करते हैं, कोऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी कि हमारी एक तरह से जो वर्किंग कैपिटल सर्कल है उसका एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो सीएमए डाटा का उससे अगला नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जिसके लिए पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इनके जब बैंक आपका सारा डाटा देख लेगा, आपका प्रॉफिट देख लेगा, आपकी बैलेंस शीट देख लेगा, उसके बाद आपकी वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कर लेगा, तो लास्ट में वो देखेगा कि आप कितने मतलब आपका जो आपने प्रपोज किया है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है लोन के लिए, उसके लिए आप एक्चुअली में बनता कितना है आपके डाटा के हिसाब से लोन। तो बैंक इसमें इस स्टेटमेंट में आपको मतलब लोन की एक तरह से कैलकुलेशन करेगा कि आपको कितने लिमिट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसके 3 मेथड हैं नॉर्मली सीएमए डाटा के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही मेथड बता रहा हूँ, तो वो मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये एक मेथड है, इसमें क्या होता है हमारा तो सबसे पहले आपको टोटल करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, उसके बाद आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है, और उसके बाद फिर आप जो भी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है एक्चुअल प्रोजेक्टेड वो यहाँ पे आ जाएगी। और जब इसको आप वर्किंग कैपिटल गैप में से नेट वर्किंग कैपिटल को आप माइनस करोगे तो आपका एसेटेड बैंक फाइनेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो सेकंड मेथड है वो होता है टर्नओवर मेथड। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या बिजनेस टू बिजनेस, वो कितने टाइम से आपके टर्नओवर होने चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है, बट वो बहुत कम ज़्यादा यूज में होता है। तो मेनली मेथड हमारा बैंक एसेटेड बैंक फाइनेंस का यही चलता है, यानी कि आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल का गैप होता है उसके हिसाब से आपकी मतलब पूरा बैंक फाइनेंस निकाला जाता है। तो उससे अगला नेक्स्ट हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली दिखाया जाता है कि जो बिजनेस है उसने कहाँ कहाँ से पैसा, बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आया है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और आपने उसे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया है। एक्चुअली फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें मेनली हमारा देखा जाता है कि जो पैसा हमने प्रॉफिट जो जनरेट किए हैं बिजनेस के अंदर हमने कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किए हैं, इनके कितने फिक्स एसेट हमने परचेज किए हैं, क्या हमने मतलब अपने जो लॉन्ग टर्म लोन्स है कितना उसको रिपेड किया है, वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या चेंजेस आए हैं, ये सब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा इसमें देखते हैं। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहले हम अपने सोर्स की बात करते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आया। सबसे पहले मेनली जो हमारा पैसे का आने का सोर्स होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट से हमारे पास पैसा आया। उसके अलावा हम डेप्रीशिएशन को इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्चुअली हमारा कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे जो एसेट हैं वो डेप्रीशिएट हो जाते हैं हम, बट उसके लिए हमारा जो कैश होता है किसी को पेमेंट उसकी नहीं करते। इसके अलावा अगर जो शेयर होल्डर है वहाँ से उन्होंने कैपिटल लगाई हो, या उसके अलावा हमने कुछ लॉन्ग टर्म लोन लिए हो, या कुछ फिक्स एसेट सेल किए हो, तो सारा यहाँ पे हमारे सोर्स में आ जाएंगे। तो दूसरा पार्ट होता है इसका यूजेस, यानी यूजेस पैसा गया कहाँ है, अगर लॉस हो गए तो वहाँ पे आपका पैसा निकल गया, कुछ फिक्स एसेट आपने नहीं परचेज किए हैं, या फिर कुछ आपने लोन्स की पेमेंट कर दिया, डिविडेंड पेमेंट कर दिए। उसके अलावा आपका जो भी वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज आया है वो सारा आपको यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है।
तो यानी कि मेनली हमें जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि आपने कहाँ से बिजनेस के अंदर पैसा आया, यानी कहाँ से क्या बिजनेस के सोर्स रहे और उसने कहाँ पे उसको यूटिलाइज किया है। सीएमए डाटा का नेक्स्ट पार्ट है रेशो एनालिसिस। इस स्टेटमेंट में एक्चुअली जो बिजनेस के फाइनेंशियल रेशो हैं उसको वो एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं। जो भी जब भी आप बैंकर के पास सीएमए डाटा लेके जाओगे तो आपकी फाइनेंशियल रेशो को देख के बता देगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, यानी कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। सपोज अगर आपकी जो करंट रेशो है 1 से कम है तो तभी वो बता देगा कि नहीं से आपके बिजनेस में तो वर्किंग कैपिटल है ही नहीं है, हम किसको फाइनेंस करें। तो हमको तो लोन दे ही नहीं सकते। अगर हमने या फिर हम आपको कोई टर्म लोन दे दिया है तब उसका आप जो इंटरेस्ट है या फिर उसकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की इतनी शॉर्ट है। तो इसलिए कुछ रेशोज हमें वहाँ पे निकाल के देनी होती हैं और हमें जब हम सीएमए डाटा प्रिपेयर करते हैं तो एक खास ध्यान में रखना होता है इस रेशोज का। जैसे डेट टू इक्विटी रेशो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, यानी ऑलरेडी अपने इतने ज़्यादा लोन रखे कि अपनी इक्विटी से ज़्यादा कई टाइम से ज़्यादा लोन ले रखे हैं। और DSCR रेशोज हैं, यानी कि उससे पता लगता है कि आप जो प्रॉफिट्स कमाओगे क्या उससे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट कर पाओगे। तो ये सारी रेशोज हमें सीएमए डाटा बनाते हैं ध्यान में रखनी होती है। तो अभी बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम सीएमए डाटा की बात करें तो सीएमए डाटा एक तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसमें आपके जो बिजनेस है उसके पूरे फाइनेंशियल जाते हैं कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आपके प्रॉफिट्स हैं और क्या आपकी बैलेंस शीट है। उस बैलेंस शीट का एनालिसिस किया जाता है, आपके कुछ रेशोज हैं जो बैंक इंडिकेटर के लिए देखते हैं, वो सारा आपके सीएमए रिपोर्ट में आता है। सीएमए डाटा की रिक्वायरमेंट आप जब बैंक के पास जाते हो किसी लोन के लिए तब आपको वहाँ पे सीएमए डाटा की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक को आपके जो करंट पोजीशन होती है आपके बिजनेस की और फ्यूचर में आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो ये सब आपको सीएमए डाटा के अंदर चाहिए होता है। अब दूसरी बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको जो आप प्रोजेक्ट लगाने वाले, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आप कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं आपको उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि आप क्या प्रोजेक्ट लगाओगे, उसमें क्या क्या मशीनरी यूज़ करोगे, उसका जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसका वर्क फ्लो क्या होगा और करंट आपके फाइनेंशियल क्या होंगे और इस प्रोजेक्ट लगाने के बाद आपकी कंपनी के क्या फाइनेंशियल होंगे, कितना आप ग्रोथ करोगे, कितने प्रॉफिट कमाओगे, ये सब आपका इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देना होता है। अगर आप नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा के, तो जो सीएमए डाटा होता है एक्चुअली वो आपकी बोरिंग कैपेसिटी होती है उसको डिफाइन करता है, यानी कि आप कितना लोन ले सकते हो। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी विजिबिलिटी और एबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट लगा रहे हो कितना सक्सेस होगा, उसके मतलब जो आप मशीनरी लगा रहे हो उससे कितने प्रॉफिट कमाओगे जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हो। जबकि सीएमए डाटा सिर्फ आपके जो लोन के पर्पस में काम आता है। अगर हम सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगले डिफरेंस की बात करें तो इसमें सीएमए डाटा क्या होता है, सीएमए डाटा एक टाइम कॉम्प्लिसिटी, इम्प्रॉपर एनालिसिस और फंड रिलेटेड इशू और कम्प्लेक्स पेपर वर्क होता है। जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी और अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वो सारा हमें डिफाइंड होता है कि हमें जो प्रोजेक्ट लगेगा उसमें हम किस किस सोर्स की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या हमें रिस्क हो सकता है फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से, वो सारा हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिफाइन करते हैं। जो कि सीएमए डाटा के अंदर हम सिर्फ अपना फाइनेंशियल रिस्क हो जो होता है उसी को ही डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ से वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे और उससे कितने प्रॉफिट आएंगे, जो प्रॉफिट को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सब सीएमए डाटा के अंदर हम दिखाते हैं। अगर हम सीएमए डाटा के उससे अगले नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो सीएमए डाटा है तो वो आपके जो फंड्स का एनालिसिस करता है कि आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ आप उसको यूज़ करोगे, आपकी जो कितनी आप नॉन करंट एसेट रखोगे, कितने आपके पास करंट एसेट हैं, ये सब का एनालिसिस करता है। जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पूरे एक तरह से फुल प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि आपके जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका उससे अगर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो कितने आपके प्रॉफिट कितने % इंक्रीज होंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा आपकी कंपनी को, क्या आपकी स्टेक होल्डर्स को और क्या यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको, उससे प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर हम उससे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो एक्चुअली सीएमए डाटा को बनाना एक तरह से अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो सीएमए डाटा एक्चुअली कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आपकी करंट में क्या पोजीशन है और फ्यूचर में आप कहाँ जाओगे। जबकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को
दिखाता है कि आपका प्रोजेक्ट है वो उसमें आप कितने सक्सेस होंगे, उसमें क्या रिस्क है, उसको आप कैसे रिस्क को कैसे हैंडल करोगे, ये सब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना होता है। अगर हम उससे नेक्स्ट बात की बात करें सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिफरेंस की कि तो उसमें अगर जो सीएमए डाटा होता है जनरली हमें बैंकर्स के लिए यूज़ करना होता है, जो या फिर इन्वेस्टर्स बैंकर्स वेंचर कैपिटल जहाँ से आपको फंड्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपको सीएमए डाटा की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंकर्स के साथ साथ आपको जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी है, या अगर हम बात करें कि सीएमए डाटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सा ज़्यादा मुश्किल है बनाना और कौन सा आसान है, तो इसमें हम बात करें सीएमए डाटा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको एक मेन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल होते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए आपको मेनली किसी सीए से या फिर अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से इसे बनवाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक नॉन फाइनेंशियल लोग भी उसे बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको मेनली जो आपका प्रोजेक्ट है उसका पूरी आपको उसमें डिटेल देनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं कि दोनों में क्या कवरेज होती है, मतलब सीएमए डाटा क्या चीज़ कवर करता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या कवर करता है, तो हम प्रोजेक्ट अगर हम सीएमए डाटा की बात करें तो सीएमए डाटा के अंदर आपको फाइनेंशियल देने पड़ते हैं जो कि 2 ईयर के पास्ट के होने चाहिए, यानी कि लास्ट के 2 साल के आपको ऑडिटेड होने चाहिए और 5 साल के आपके प्रोजेक्शंस होने चाहिए। डिपेंड ये आपके लोन पे डिपेंड करता है। अगर आपने 7 साल के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 7 साल के वहाँ पे फाइनेंशियल देने पड़ेंगे। इसके अलावा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी कि आप फंड्स कहाँ से आएंगे, कहाँ ही आप उसको यूटिलाइज करोगे। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे चेंज होगी, क्या उस पर इफेक्ट आएगा, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाना होगा। उसके अलावा जो आपके रेजोज हैं जैसे डेटर होल्डिंग पीरियड है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाना होगा। इसके लिए डेट इक्विटी रेशो, करंट रेशो सारी आपको यहाँ पे उसका एनालिसिस करना होता है। और उसकी उसे जो आपको फिर बैंक आपके जो भी आप डाटा दोगे सारा एनालिसिस करने के बाद आपका MPPF निकालता है, मतलब मैक्सिमम प्रेजेंटेबल बैंक फाइनेंस निकालता है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल आएगी वहाँ पे, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या मैन पावर के रिक्वायरमेंट है, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, किस रेट पे आप उसको सेल आउट करोगे, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कितनी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट क्या है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है वो क्या रहेंगे, ब्रेक इवन क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ट क्या रहेगा, स्वोट एनालिसिस, और ये सारा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि सीएमए डाटा एक्चुअल में दिखता कैसे है, तो मैं आपको एक्सेल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सीएमए डाटा की एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है। इसका फॉर्म 2 है। फॉर्म 1 में एक तरह से कवरिंग लेटर होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, और इसके अंदर ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह हमारा एक तरह से दिखता है। दूसरी फिर एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट सेकंड नंबर पे, और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमारा आता है एनालिसिस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, और फिर हमारा फंड फ्लो, और फिर हमारा MPBF। ये हमारा सारा यहाँ पे दिखता है। इस तरह से हमारा सीएमए डाटा एक बन जाता है। और इसको हम क्या होता है, जो हमारे एथराइज सिग्नेचर होते हैं उसके साइन होकर हम इसको बैंक को डिपॉजिट करा देते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी दिखती कैसे है, तो एक मैंने ये ड्राफ्ट बनाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मेन पेज है वो आपको अपनी कंपनी का नाम और किस प्रोजेक्ट के लिए आप वहाँ पे लगा रहे हो तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये स्नैप्स वगैरह लगा के, या इसको आप और अच्छे से बना सकते हो। उसके अलावा आपके क्या कंटेंट रहेगा आपको सारा ब्रीफ यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे एग्जीक्यूटिव समरी आपकी कंपनी के बारे में, और जो प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी, ब्रीफ समरी। फिर आपकी ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है तो उसकी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फिर आपकी कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। फिर जो स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है आपकी, फिर प्रेजेंट बैंकिंग क्या, आप प्रेजेंट बैंकिंग कितने लोन से आपके क्या अभी प्रेजेंट में क्या है, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। अब मैनेजमेंट टीम की आपके यहाँ दे सकते हो, मतलब इसको आप जितना अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे प्रमोटर प्रोफाइल होगी, कॉस्ट की क्या, कॉस्ट एक्सपेंशन क्या कर रहे हो, उसका कहाँ से फंड्स आएंगे, सब समरी ऑफ मशीनरी, क्या क्या मशीनरी यूज़ करोगे, सारी डिटेल यहाँ पे आएगी आपकी। की फाइनेंशियल इंडिकेटर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे इंडिया में अगर स्टील का प्लांट लगा रहे हो तो स्टील की सिचुएशन बता सकते हो, वहाँ पे उसके बेनिफिट बता सकते हो, और उसकी आने वाले कंजम्पशन के बारे में आप बता सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप बता सकते हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो ये सब आप यहाँ पे बना सकते हो।
तो ये मैंने एक तरह से एक ड्राफ्ट बनाया है ये। तो ये पूरी डिटेल है इसमें इसकी, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों स्वागत है आपका टीचर अकाउंटेंट स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएमए डाटा के बारे में कि एक कंपनी का आप सीएमए डाटा कैसे बना सकते हो या एक बिजनेस का सीएमए डाटा कैसे बना सकते हो। दोस्तों अगर मैं सीएमए डाटा के पार्ट्स की बात करूं तो इसमें टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। इसके टोटल 6 सेगमेंट्स होते हैं जिसको मिला के एक पूरा सीएमए डाटा बनता है, जिसके अंदर जैसे सबसे पहले आपका आएगा कवरिंग लेटर। उसमें आपको दिखाना होगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है और आपकी नई प्रपोज लिमिट क्या है। तो वो लेटर एक तरह कवरिंग लेटर होता है, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो सीएमए डाटा के मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको आप कैसे बनाते हो। फिर उसके बाद आपकी जो एनालिसिस बैलेंस शीट है उसका एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि एक तरह से बैलेंस शीट यहाँ पे हम बनाते हैं। और फिर उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी कि जो आपकी करंट एसेट है और लायबिलिटीज है उसका एनालिसिस किया जाता है कि वो कितने दिन में मूव हो रही है, आपका वर्किंग कैपिटल सर्कल कैसे मूव हो रहा है। तो ये सारा हम इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है आपका एसेसरीज ऑफ बैंक फाइनेंस, यानी कि जो भी आपके फाइनेंशियल्स हैं, क्या उससे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो उसके बाद हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि आप कहाँ कहाँ से आपके फंड्स आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आप उसको बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर रहे हो, यानी कि फंड्स का एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो दोस्तों हम अब इस मैंने यहाँ पे एक साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट से डाटा डाल दिया है, क्योंकि वो उसमें डबलिंग हो रही थी, क्योंकि 2020 का मैंने डाल दिया और 2021 का मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने 2021 का मैं डालूंगा सेम 2020 का भी डाटा मैंने वैसे ही डाला है। उसके बाद हम 5 साल का यहाँ पे प्रोजेक्टेड डालेंगे। दोस्तों सीएमए के डाटा के अंदर कितने साल को प्रोजेक्टेड दिखाना है, तो एक्चुअली ये आपके जो भी आपकी लोन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका लोन है 5 साल तक, 5 साल के लिए है, तो आपको 5 साल का वहाँ पे प्रोजेक्टेड सीएमए डाटा बनाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए लोन ले रहे हो या वर्किंग कैपिटल है और रिन्यूअल के लिए, तो आप वहाँ पे 3 साल तक का प्रोजेक्टेड भी वहाँ पे बना सकते हो, तो भी बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, 2021 का यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट से डाटा हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट को बनाएंगे। उसके बाद वो सारे फार्मूलों से हमने जो सेकंड सेटअप है वहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने वो फार्मूले से वहाँ पे डाटा उठाया है। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ यहाँ पे सेल, ये मेरी बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट से यहाँ पे डाटा डाल देता हूँ। लिंक से मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। उसके बाद फिर जो भी मेरी अदर इनकम है, जैसे आपकी जो कुछ बैंक से रेंट वगैरह कुछ आपकी कंपनी में आता है या फिर कुछ एफडीआर है वहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है, तो अदर इनकम हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे, अब हमारा टोटल रेवेन्यू मैंने डाल दिया, मैं यहाँ पे कॉस्ट डाल लूँगा इसकी। तो सबसे पहले आपका जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, कितना आपका रॉ मटेरियल आपने वहाँ पे यूज़ किया है, उसकी कॉस्ट आपको डालनी है, जो आपको सीओजीएस से आप डाल सकते हो, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आपके स्पेस कितने यूज़ हुए हैं, मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग खर्चों का ब्रेकअप है जिसको हमने ब्रेक कर दिया है आपके स्पेस कंज्यूमेबल्स के अंदर और पावर एंड फ्यूल्स के अंदर, और उसके अलावा अदर मैन्युफैक्चरिंग जैसे वेजेस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस हैं और जो वर्क, इन सबको हमने अलग से ब्रेक कर दिया है। तो पावर एंड सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ के कि आपका स्पेस कितने यूटिलाइज किए हैं, जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट का शेड्यूल है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर पावर एंड फ्यूल, ये भी हमको यहाँ से ब्रेकअप से मिल जाएगा। और फिर इसके अलावा हमारी जो डायरेक्ट लेबर्स हैं वो कितनी है, तो वो हमारे यहाँ से सारी आ जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में से। और उसके बाद फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस,
जैसे कि प्लांट रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोडक्शंस अदर एक्सपेंसेस, ये मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं। उसके अलावा फिर डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप बैलेंस शीट सीखना चाहते हो कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसको कैसे देखते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें, तो उसके बाद ये देखें, तो भी आप CMA डाटा बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पे डालना है ओपनिंग स्टॉक कितना है। ऑफिशियली जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वही ओपनिंग स्टॉक होगा, और ये आप बैलेंस शीट से भी यहाँ से उठा सकते हो इसको, शेड्यूल से। ये आएगा 3,43,670, सॉरी 3,78 आएगा, सॉरी ओपनिंग उठाना है 3,78,036। और अब उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा 3,43,670। और फिर उसके बाद आपको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो इसमें आपका सेलिंग जर्नल एडमिन सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे शेड्यूल है, ये शेड्यूल नंबर अदर एक्सपेंसेस का 2.23। तो इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस में से जो हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऊपर डाल दिए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा अदर एडमिन जर्नल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, हमारी PL से आ जाएगी फाइनेंस कॉस्ट। तो अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो मैच होता है कि नहीं। हमने पूरे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दिए हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के। तो देखो हमारा प्रॉफिट एंड PBT यहाँ पे मैच हो गया, 1,52,993। ये आ रहा है 1,52,994, मतलब ये कुछ राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे डिफरेंस है। तो उसके बाद हमारे जो टैक्स की प्रोविज़न है कितनी है, तो उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे मेन। अभी हमारा बचा नेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट 8,03,084 रुपये, जो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारा इससे भी मैच हो रहा है, बैलेंस शीट से भी मैच हो रहा है अगर आप इसको देखोगे। तो ये मैंने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की सारी फिगर्स यहाँ पे डाल दी हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 2021 की फिगर डालता हूँ बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट का डाटा हम डालते हैं। सबसे पहले आपने जो बोरिंग मतलब लोन्स बैंक से ले रखे हैं वो कितना है, ये भी आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद आपको डालने सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी आप बैलेंस शीट से जाके यहाँ पे डाल दोगे। ट्रेड पेबल्स 63,000 के हैं। और ऐसे करके आप एक एक करके सारी फिगर्स यहाँ पे डालते जाओ। अदर करंट लायबिलिटीज 1,88,794। तो अदर करंट लायबिलिटीज में एक्चुअली क्या होता है, इसमें दो से तीन तरह की फिगर्स होती हैं। जैसे कि आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपेंसेस पेपर। तो हम क्या करेंगे, जो करंट मैच्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म है इसको हम अलग से दिखाएंगे यहाँ पे। और जो उसके अलावा अदर करंट हमारी लायबिलिटीज़ हैं उसको हम यहाँ पे डाल देंगे अदर में जाके। इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमने सारी यहाँ करंट लायबिलिटीज डाल दी हैं। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सारी मैच हो रही है नहीं। 631,949, तो 631,949 सारी मैच हो रही हैं। हम डालते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारा आएंगे टर्म लोन्स, हम यहाँ पे डाल देते हैं 835,310। फिर उसके बाद हमारा आएगा शेयर कैपिटल, हम यहाँ से शेयर कैपिटल डालते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व्स
में जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें ऐड हो चुका है नीचे सरप्लस में। और ये आगे हमारे अदर ज़ीरो यानी जनरल ज़ीरो प्लस कैपिटल ज़ीरो। फिर ये हमारे ये एक्चुअली हमारा ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद अब हमारा बचा डेफर्ड टैक्स। तो अब देखते हैं, मैंने सारी यहाँ पे बैलेंस नॉन करंट और करंट लायबिलिटी डाल दी हैं। तो मेरे यहाँ पे टोटल आया 20,57,875 और यहाँ पे मेरा 20,57,875 यानी मेरे बैलेंस शीट से मैच हो गया। अब मैं डालता हूँ अपने करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस 2,17,369। उसके बाद रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स मेरे 4,87,564। और इसके बाद फिर मेरा बचता है स्टॉक इन्वेंट्री। तो ये यहाँ पे इसका टोटल कर रखा है, सब टोटल्स इन्वेंट्रीज का, क्योंकि इसका ब्रेकअप कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम डालते हैं रामटेल की इन्वेंट्रीज कितनी है। यहाँ पे टोटल इन्वेंट्रीज है, तो आपको यहाँ के इसके नोट्स में जाना पड़ेगा 2.13 में। तो यहाँ पे आप रामटेल की इन्वेंट्री यहाँ से उठा के डाल सकते हो। फिर उसके बाद फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमने ऊपर डाली थी, वहाँ से यहाँ पे लिंक लगा हुआ है 343,677 और 343,677 यहाँ पे आपका आ गया है ऑटोमेटिक, या यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक लगा सकते हो, बट ऊपर से ही लिंक लगाया जो हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में डाला था। उसके बाद हमारी जो भी करंट एसेट बच जाती हैं उसको हम अदर करंट एसेट में डाल देते हैं। इसमें जैसे हमारे शॉर्ट टर्म लोगों ने एडवांसेस ये सब मिला के होते हैं। तो हमारी टोटल करंट एसेट का टोटल आ गया 11,58,463 और बैलेंस शीट में कितना है 11,58,463। तो ये मैच हो गया है। अब हम डालेंगे नॉन करंट एसेट को। तो नॉन करंट एसेट में हमारा सबसे पहले ग्रॉस ब्लॉक, एक्चुअली बैलेंस शीट में हमारा सिर्फ नेट ब्लॉक आता है। अब ग्रॉस ब्लॉक के लिए हमें यहाँ पे अपनी डेप्रिसिएशन शेड्यूल में जाना पड़ेगा एज पर कंपनी एक्ट। तो यहाँ पे हमारा आता है ग्रॉस ब्लॉक भी आता है और डेप्रिसिएशन भी कितना हुआ अब तक और नेट वैल्यू भी आता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि आप एक किसी भी कंपनी का फिक्स एसेट रजिस्टर कैसे बना सकते हो एज पर इनकम टैक्स एंड एज पर कंपनी एक्ट, कैसे शेड्यूल बना सकते हो। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो मेरा ग्रोस ब्लॉक है 13,54,198 और मेरी जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो मेरी है 6,55,287। अब मेरा नेट ब्लॉक बच गया 6,98,911 जो मेरी बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए 6,98,911। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। अगर कुछ सब्सिडरीज कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये और अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है जैसे इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी है, रेंट सिक्योरिटी, आपने कोई डिपॉजिट दे रखा है किसी को, तो हम यहाँ पे सारे यहाँ पे डाल देते हैं। और डेफर्ड टैक्स एसेट था हमारा, ये हमारा नील हो गया। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके एक बार देख सकते हैं। आपको एक्सेलेंट वीडियो मिलेंगी, ऐसी वीडियो कहीं आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाली है। तो अब मेरी जो टोटल नॉन करंट एसेट यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मेरे टोटल एसेट जो हो चुके हैं 20,57,874 और मेरा बिल्कुल मैच हो चुका है। अब हम इसको जो सीएमए डाटा में हमने फिगर डाले हैं, अब हम इसको यहाँ पे मैच करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में मैच हो रहा है जो हमने फिगर डालनी है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए तभी आपका सीएमए डाटा सही बनेगा, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा।
अब देखो जैसे मैंने ये राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है 1.35, तो ये मैंने टोटल करंट एसेट में से, यहाँ से टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लायबिलिटीज़ को मैंने किया है। टोटल करंट लायबिलिटीज़ ये है C 122, ये देख रहे हो आप 176 122, तो ये मेरा बिल्कुल मैच हो रहा है। ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस चलता है। तो मैंने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में डाटा डाल दिया है, बैलेंस शीट का डाटा डाल दिया है। अब मेरा 2 साल का ऑडिटेड डाटा इसमें डल चुका है। जैसे मैंने 2021 का डाटा इसमें डाला है, सेम 2020 का डाटा मैंने सेम वैसे ही इसमें डाला है। तो अब दोस्तों हम इसको बनाएंगे आगे प्रोजेक्टर। तो ये हमारे 2 पार्ट हुए हैं। पहले मैं अगले 3 पार्ट्स के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जैसे मैंने वहाँ पे डाटा डाला, तो मैंने वहाँ से लिंक लगाया हुआ था, तो मेरा सेम डाटा वहाँ से यहाँ पे उठ के आ गया। जैसे यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए होता है, इन्वेंटरीज। अब मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। डेज कैसे आता है, मंथ ऑफ एक्सेप्शन क्या होता है, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ डाटा कैसे उठ गया। देखो ये मैंने वहाँ से सारा लिंक लगाया, तो इन्वेंटरीज मैंने डाल दी, तो वहाँ से डाटा मेरा आ गया। तो उसके बाद फिनिश गुड्स मैंने डाल दिया और ये सारा यहाँ पे डाल दिया है। और ये हमने पूरी मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज यहाँ पे डाल दी हैं इसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के अंदर। अब क्या होता है, हम यहाँ इसलिए इसका कॉम्प्लेट बनाते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम मेरे जो इन्वेंट्रीज है कितने दिन में मूव हो रही है, कितने दिन हम उसको स्टॉक कर रहे हैं, डेटर से कितने दिन में पैसा आ रहा है, और क्रेडिटर को हम कितने दिन में उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा यहाँ पे आ रहा है। जब भी आप सीएम में डाटा बनाते हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका पीरियड है, जो आपके डेज हैं, हमेशा आपके कम आने चाहिए, तभी आपका सीएम में डाटा पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है या डेटर रिसीवेबल पीरियड बढ़ रहा है, तो वो आपकी कंपनी के लिए जो भी एक मतलब सही चीज़ सही नहीं है एक एज ए बैंकर की तरफ से, तो उसको एक नेगेटिव ले जाता है। तो इसका क्या फार्मूला आता है, उसको हम जो भी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो निकालते हैं, और 365 आता है, जो हमारे एक साल में 365 डे होते हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा उसमें वो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ जाता है डे में। और फिर उसको आप मंथ से डिवाइड करो तो मंथली आ जाएगा। तो जैसे भी आप उसको निकालना चाहते हो, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है, उसको कैसे, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाया हुआ बैलेंस शीट से। तो उसके बाद हम ये सारी हमारी फिगर्स यहाँ पे आ गई हैं, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया एसेटेड बैंक फाइनेंस। यानी कि इसके 2 मेथड होते हैं, मैं आज यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ। तो जिसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपके टोटल करंट एसेट यहाँ पे आ जाएंगी, और फिर करंट लायबिलिटी आ जाएंगी। सिर्फ अदर करंट लायबिलिटीज में इसमें जो आपने बैंक बोरिंग ले रखी है, मतलब शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग हो आपके यहाँ पे नहीं आएगी, और आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप में से फिर आपका नेट वर्किंग कैपिटल गैप यहाँ पे आएगा। फिर आपका जो है नेट वर्किंग कैपिटल गैप यहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्टेड आ जाएगा। यानी कि जो भी आपकी जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसका, जैसे उसको 25% बैंक मार्जिन रख के चलता है। यानी कि अब जो भी आपके टोटल करंट एसेट है, क्रेडिट लायबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है। वर्किंग कैपिटल गैप का 25% बैंक जो है वो अपने पास मार्जिन रख के चलता है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको ही आपके लिए फाइनेंस करता है। और ये आपका आ गया एसेटेड बैंक फाइनेंस 3,37,922। उसके बाद ये कुछ रेशोज हैं जो हमें दिखानी होती हैं कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, टोटल करंट एसेट का कितने परसेंटेज है, अदर करंट लायबिलिटीज का टोटल करंट एसेट, ये सारी हमें यहाँ पे दिखानी होती हैं। तो उससे आगे हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें एक्चुअली पता लगता है कहाँ से कितना फंड है और कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट है, क्या ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा टैक्स के बाद ये, और इसके बाद फिर हमने जो डेप्रिसिएशन है उसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये हमारे एज ए कैश एक्सपेंसेस नहीं होता। उसके बाद हमने जो लोन लिए वो कितने इंक्रीज हुए हैं, ये देखो हमने नए हमारी जो टर्म लायबिलिटीज हैं वो बढ़ गई हैं, 241 से 835 हो गई हैं। तो हमने यानी कि फंड लोन्स के थ्रू भी पैसा लिया है, और कुछ अदर्स हमारी जो टर्म लायबिलिटीज बढ़ी हैं उसका हमारा यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे आ गया है 31।
तो इस टोटल हमारे फंड्स आ गए हैं 7,74,850 और उसमें से हमने कहाँ यूटिलाइज़ किया, फिक्स एसेट हमने जो ज़्यादा परचेज़ कर लिए हैं। ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं। अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट चाहिए सीएमए डाटा का, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपके नॉन करंट एसेट कितने इंक्रीज़ हुए हैं, वो यहाँ पे सारी बढ़ गई हैं। उसके बाद ये जो हमारे करंट एसेट का मूवमेंट है, यहाँ पे हमने दिखा दिया है। और इसमें सबसे मेन बात है कि जो आपकी करंट, इसमें जो देखने वाली बात होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, उसमें ये होता है कि आपके जो भी आपकी बोरिंग बढ़ी है, जो भी आपकी नेट बोरिंग बढ़ी है, यानी कि जो भी तो वो आपके मैच होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका फंड्स जहाँ से जो भी आए हैं और जो भी आपके फंड्स गए हैं, उसके बाद जो फंड्स आपके गए हैं उतनी आपकी बैंक बोरिंग बढ़ी है। देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमेशा आपके ये दोनों मैच होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नीचे डिफरेंस निकाला है फॉर रेफरेंस के लिए, तो हमारे यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने अब तक ये तो सिर्फ बैलेंस शीट से हमने डाटा डाल दिया, ऑडिटेड बैलेंस शीट से। अब बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो कैसे बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमें प्रोजेक्टेड फिगर्स डालनी होती हैं, अभी तो हमने सिंपल था कि एक बैलेंस शीट उठाया और वहाँ से यहाँ पे डाटा पंच किया और उससे हमने जो फार्मूलेस हैं उससे अपने सारे जो भी कोऑपरेटिव स्टेटमेंट बना दिए हैं और असेस्ड बैंक फाइनेंस निकाल दिया और फंड फ्लो स्टेटमेंट निकाल दिया। ठीक है, अब मेन दिमाग की बात अभी आती है कि अब जो हमें प्रोजेक्टेड डाटा बनाना है कि क्या करेंगे हम, वो हमें एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी एजम्पशंस बनानी होती हैं। वो अपनी एक मैनेजमेंट से डिस्कस करके यहाँ पे हमें एजम्पशन बनानी होती हैं कि सपोज करो आपकी सेल है क्या, तो सेल का क्या है कि आपकी सेल कितने परसेंट इंक्रीज होगी पर ईयर, मतलब हर साल कितने परसेंट इंक्रीज आप लोगे। फिर जिस हिसाब से आपकी सेल इंक्रीज होगी तो उस हिसाब से हम आपके एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा मैनेजमेंट में डिस्कस हुआ है, हमें लगा कि हमारी कंपनी, हमारी हिस्टोरिकल क्या है कि मतलब 5% ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से हम ग्रो ले सकते हैं। या फिर आप कुछ नया प्रोजेक्ट लगाने वाले हो, उस नए प्रोजेक्ट की वजह से आपकी कितनी सेल बढ़ेगी, तो वो सारा डाटा उसी हिसाब से हम यहाँ पे परसेंटेज दिखा सकते हैं कि पहले साल में 25% इंक्रीज हो जाएगी लास्ट ईयर का, फिर अगले साल 5% इंक्रीज होगी, फिर 7 होगी, हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी जो सेल है हर साल पिछले साल से 5% इंक्रीज होगी, या ऐसे कि इस साल हम अच्छा करेंगे तो 107% इंक्रीज होगी या फिर 105। मतलब मैनेजमेंट से में आपको डिस्कस करना होगा, जो भी आपके मतलब सीईओ है, सीएफओ है, उनसे डिस्कस करके आप इसको फाइनल कर सकते हो कि आपकी सेल कितने परसेंट इंक्रीज होगी लास्ट ईयर से। तो मैंने फर्स्ट ईयर में 107% लिया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी थोड़ी आने जो भी मतलब आने वाला ईयर है उसमें आपकी थोड़ी वर्किंग कैपिटल, अगर करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वर्किंग कैपिटल आपकी थोड़ी कम है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए 2022 में दिखाने के लिए, लिमिट्स ज़्यादा बढ़ानी है, तो आपको थोड़ी सेल यहाँ पे ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उससे प्रॉफिट आ जाएंगे और उसको आप उसमें करंट एसेट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो करंट लायबिलिटीज में, ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल सही आए, गैप है जो सही हो जाए। तो इसके बाद हम मानते हैं कि जो हमारी जो अदर रेवेन्यू इनकम है ये 2% से इंक्रीज हो जाएगी लास्ट ईयर पे। मतलब ये हमारी एक अजम्पशंस हैं इस पे, मतलब एक कंपनी का क्या सिनेरियो रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसके बेस पे हम इसको बनाते हैं। सेल की बात की तो सेल आपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर ली कितने परसेंट इंक्रीज होगी, क्या ग्रो करोगे, उसके हिसाब से आपने डाल दी। अब बात आती है कि आपने की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो क्या रहेगी। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली कोई भी अगर हम बनाते हैं, जब बैंकर भी आपका चेक करता है तो आपकी जो हिस्ट्री को लेके चेक करता है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं कि हमारी क्या परसेंटेज आ रही है सेल पे रॉ मटेरियल। ये 62% आई है 2020 में, और 2021 में क्या परसेंटेज आई है, ये भी 61% आई है। तो हम इसको मतलब एवरेज आउट करके ले लेते हैं, या हम इसको अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है इसको हम कम भी कर सकते हैं कि हम ये स्टेप उठा रहे हैं इसको कम करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको 58 लिया है या 55 लिया है, वो ले सकते हो, बट उसका आपके पास जस्टिफिकेशन रीज़न होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे इसको 60.51% ले लेते हैं
और इसको हम ऐसे ही इसको आगे पोलेट कर देते हैं। ठीक है, अब एक फिगर एक बार हम इसको डाल देंगे, उसके बाद हम अपना सिनेरियो देखेंगे कि क्या हम सही पोजीशन में पहुंच रहे हैं, हमारा बैंक फाइनेंस सही जा रहा है, हमारी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो सही जा रही है, हमारी करंट रेशियोज जो है सही आ रही है। उसके बाद हम इसको फिर चेंज करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या चेंज की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें प्रॉफिट हम सही जा रहे हैं या फिर हमारी करंट एसेट वो सही है, तो हम सारा यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद फिर अदर्स पेयर सेम, इसका भी हम ऐसे ही यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे। मैं यहाँ पे डॉलर लगा देता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट कर सकूँ। ये मेरी आया 0.8%, हाँ 8% मेरा आया है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कर देता हूँ, जो मेरे अदर्स पेयर्स हैं इसको मैं सेल्स का 8% ले लेता हूँ। इसमें भी अगर हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन है इसको हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, बट उसके पास हमारे पास रीज़न हो जाना चाहिए। या तो हम सिंपल बैंक को बोल सकते हैं देखो जी हमारे हिस्टोरिकल यही आ रहा है और हम इसके बेस पे इसको ले रहे हैं। तो उसके बाद पावर एंड फ्यूल हमारा एवरेज 17% है, इसको हम ले लेते हैं 17%, 17%। ये मैंने 17% यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आया मेरा 1%, एक्चुअली परसेंटेज में नहीं है, 1%, इसके यहाँ पे ले लेते हैं 1%। फिर आ गया हमारा अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये 4% था, मैंने यहाँ पे इसको 4% हम, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हो आपको हिस्टोरिकल बेसिस पे लेने हैं। अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हो, तो आपको उसका आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपने किस बेसिस से इंक्रीज़ किया है, किस बेसिस हिस्टोरिकल से डिक्रीज़ किया है, आप क्या स्टेप उठाने वाले हो उसके लिए। तो अदर मैन्युफैक्चरिंग हमारे 1% आ जाएंगे। और उसके बाद डेप्रिसिएशन, एक्चुअली क्या डेप्रिसिएशन को हम सेल के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते। एक्चुअली हम डेप्रिसिएशन को सेल के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैसे तो हमें एक्चुअल कैलकुलेट करना होता है, अगर हम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ क्या करते हैं हम इसको लास्ट ईयर से 5% डिक्रीज मान लेते हैं, 95% ले लेते हैं भी एज एजम्पशन। अगर आप उसको एक्चुअल चलेगा, क्योंकि आपके क्या होते हैं ना, जो आप WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 95% कर सकते हो। अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लास्ट ईयर से उसको सेम रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, जो डायरेक्ट लेबर्स है मतलब वो मैंने क्या कि सेल के ऊपर फिक्स कर दिया है, बट ये एक्चुअली सेल के ऊपर फिक्स नहीं होता। मतलब मैन पावर हम सेल के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एग्जिस्टिंग के ऊपर फिक्स करेंगे लास्ट ईयर के ऊपर, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट 105% होगा। मतलब हम मान लेते हैं कि हमारी जो सेल है, सॉरी जो वेजेस है, सैलरीज हैं, वो हमारी 5% इंक्रीज होंगी लास्ट ईयर से। तो अब हम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद हम फिनिश स्टॉक की बात करते हैं कि हमारा फिनिश स्टॉक कितना होगा। तो फिनिश स्टॉक को भी हम मान लेते हैं कि हमारा 5% इंक्रीज होगा। तो इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं, एक बार हमारा सिनेरियो बन के आ जाए कि कितना प्रॉफिट हमें चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं फिर। ठीक है, तो उसके बाद जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमारा आ गया। इसको भी हम मानते हैं कि हमारा 105% होगा, मतलब 5% इंक्रीज होगा हर साल लास्ट ईयर से, इतना इंक्रीज होता भी है। और इंटरेस्ट जो आपको डालना है वो आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके डालने हैं। जो आपके टर्म लोन है उसका आपको शेड्यूल बना लेना है कि आप कितना जाएगा, और जो आप प्रपोज्ड लोन कर रहे हो उसका सारा आपको यहाँ पे बना लेना है कि आपका कितना लोन्स आप इंटरेस्ट की पेमेंट वहाँ पे करने वाले हो लास्ट 5 ईयर में। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एक्चुअल डालना है। तो अभी आप उसको, आपके पास अगर आपकी जो कंपनीज का
रीपेमेंट शेड्यूल है बैंक्स के, तो आप सारे एक एक्सेल में बनाइए मंथ ईयर वाइज हर एक लोन का, तो उसको आप टोटल करके यहाँ डालिए। अभी मैं सपोज करता हूँ कि मेरा ये डिक्रीज़ होगा 5% से, क्योंकि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल डालना है, आपको एक्चुअल कैलकुलेट करना है एक्सेल में, फिर आपको यहाँ पे उसको डालना है। तो उसके बाद जो हमारा प्रोविज़न इनकम टैक्स है, हम मानते हैं कि हमारा 25% जाएगा। अभी हमने ये एक अप्रोक्सीमेट लिया है, आप एक्चुअल जो भी आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर 37% है, मतलब सरचार्ज एजुकेशन सेस मिला के, कुछ के ऊपर 25 भी है और कुछ के ऊपर 27 वगैरह समथिंग आएगा। तो आप यहाँ पे ले सकते हो जो भी एक्चुअल इनकम टैक्स है, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब जब आपका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बन जाता है तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है कि जो आपकी पीबीटी की परसेंटेज है, जो भी आपकी पीबीटी की परसेंटेज है वो आपकी हमेशा इंक्रीज में होनी चाहिए, जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, यानी कि लास्ट ईयर से हमेशा इंक्रीज आपका होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा सही आ रहा है। यस, हमारा 3, 21, 4 हमेशा इंक्रीजेबल आ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो भी हमारे नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी हमारे हमेशा इंक्रीज में ही आने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो ऐसे डाटा प्रेजेंट करते हो तो आप सही, तो बैंकर को लगता है ये एक्चुअली ये डीप आया था, ये डेफर टैक्स की वजह से आया था, तो यहाँ पे कंपनी की पोजीशन सही नहीं थी। तो उसके बाद कंपनी ने ग्रो किया, तो देखो कंटिन्यू ग्रोइंग मोड में, यानी कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। तो इससे क्या होता है कि आपका ना जो कंपनी है उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो जो बैंकर्स है आप में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेगा आपको कंपनी को फाइनेंस करने के लिए। अब यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन बैंक, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग है, आपने कितनी प्रपोज की है वो आपको यहाँ पे डालनी है। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरे को यहाँ पे जो मेरी प्रपोज्ड है मेरे को 5 लाख चाहिए, ठीक है। अब इसको मेरे को 5 लाख ही लिमिट चाहिए अगले 5 साल के अंदर, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है। संडे क्रिएटर को मैं बोलता हूँ कि अब मेरे पास जैसा पैसा आएगा मेरे ऊपर की लिमिट बढ़ेगी तो मेरे कम होंगे, मैं इसको 5% कम करूँगा। और मैं ये भी आपके जो भी आप ये डाटा डालोगे तो ये आपका एक आपकी कंपनी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्रेडिट्स कैसे करने हैं। आप आगे से जो माल लोगे वो कैश पे लोगे या ज़्यादा उधार पे लोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप क्रेडिट पे माल परचेज करने वाले हो ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप उसको बढ़ा सकते हो। तो हमारी क्या, मैं मानता हूँ कि हमने क्या किया, हमारे जैसे प्रॉफिट्स होंगे उसको हम सारे क्रेडिटर्स को पेड करेंगे और हम कैश में माल उठाएंगे ताकि हम डिस्काउंट वगैरह का बेनिफिट वहाँ पे उठा सकें। उसके अलावा अगर ये क्या है, एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर या डीलर्स, अगर आपने कुछ एडवांस ले रखा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ कि हमें एडवांसेस वगैरह नहीं ले रखा कस्टमर से। और उसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ये आपका ऑटोमेटिक ऊपर से उठ के आ गया है, जो भी हमने कैलकुलेट किया है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से, यहाँ से ये आपका मैच होना चाहिए। एक्चुअली जो आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में डालते हो वो आपका बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। जैसे आपका डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, रिजर्व फंड्स ऑफ रिजर्व जो वहाँ पे नेट प्रॉफिट्स आए हैं वही आपके कैरी होके बैलेंस शीट में आएंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट इंस्टॉलमेंट फॉर लॉन्ग टर्म ये आपको यहाँ पे दिखानी है। एक्चुअली ये आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, वैसे आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करनी चाहिए ताकि आप सही यहाँ पे आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बोला कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल आप कितना पेड करेंगे लोन वाइज, आपको यहाँ पे एक्चुअल डालना है। और जितना आप यहाँ पे डालोगे उसको आप टर्म लोन में से यहाँ से नीचे में से लेस कर दोगे। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरा ये जो मतलब ये सेम रहेगा, अभी मेरी हर साल इतनी ही इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद जो मेरी अदर करंट लायबिलिटीज हैं वो मेरी 5% इंक्रीज होंगी लास्ट ईयर से। ये मैंने यहाँ पे अभी डाल दिया है, ठीक है।
अब दोस्तों ये डाटा मैं एक तरह से डाल रहा हूँ जो मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है, मैं कंपनी का इसमें सिनेरियो को माइंड में लेके चल रहा हूँ, क्या कंपनी ग्रो करेगी, क्या मैनेजमेंट का क्या सिनेरियो है सारा। उसके बाद फिर मैं इसको फाइनेंशियल व्यू में देखूँ, जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, डाटा पूरा फिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो टर्म लोन्स है हमारे, इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे इसमें से। तो एक्चुअली हम सिर्फ उतना ही लोन पेड करेंगे जितना हमने ऊपर इंस्टॉलमेंट में दिया है। जो हमने फिगर्स यहाँ पे दिखाई है, ये फार्मूला आप यहाँ पे हमने लगा दिया है। उसके बाद आपकी शेयर कैपिटल हम अज्यूम करते हैं कि हमारी शेयर कैपिटल सेम रहेगी लास्ट ईयर से, हम कोई इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। उसके बाद जो जर्नल रिजर्व्स हैं हमारे, ये जो हमारे रिजर्व आ गए, ये देखो मैंने बोला ना कि हमारी बैलेंस शीट में सेम फिगर आनी चाहिए जो हमारे नेट प्रॉफिट्स में ऊपर वहाँ पे आई है। तो और ये आपके सारे रिजर्व्स कम्युलेटेड यहाँ पे हो रहे हैं। इसको हम हटा देते हैं, ये टोटलिंग हो रही है, फार्मूला फिर गलत हो जाएगा नहीं तो। ये अदर रिजर्व्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो अब इस रिजर्व से हमारा ये प्लस होके ऐसे यहाँ पे हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे टोटल रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज हो गए। मतलब ओपनिंग रिजर्व थे हमारे, अब इसमें ऐड हुआ कुछ, इसमें कैपिटल रिजर्व आ गया, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज ये आपका मैच होना चाहिए ऐसे, लास्ट ईयर में ओपनिंग कितना था और ये सारे रिजर्व आपके आ गए। डेफर्ड टैक्स को हम फिलहाल मानते हैं कि हमारा सेम ही रहेगा, या फिर आप, क्योंकि इसकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है, यानी आप इसको सेम भी रखोगे तो चलेगा। कैश एंड बैंक बैलेंस को आप मान सकते हो कि आपका 5% इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको इसको भी आपके बिजनेस में ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऐसे आप डेटर को भी सपोज कर सकते हो कि आपके 105% से इंक्रीज हो जाएंगे, या आपकी क्रेडिट पीरियड जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि आप उसको डिक्रीज करने वाले हो, आप उसको कैश पे सेल करोगे या क्रेडिट पीरियड उसका बढ़ाओगे। ये सभी चीज़ आपके उस पर डिपेंड करने वाली हैं। और ये ये इन्वेंट्रीज ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दी है, ऊपर से जो हमने पीएलए में डाली थी। एक ये चीज़ होगी, यानी कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे कि प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स और डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट, ये सारे बैलेंस शीट से मैच होने चाहिए, यानी कि जो आपके ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आ रहे हैं वही इधर आपके कैरी फॉरवर्ड होके नीचे आने चाहिए। आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे डाल सकते हो कि आपका ये 105% से इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो ऊपर लिया परचेज नहीं लिया है, वो ऑलरेडी हमने कंजम्पशन से ले लिया वहाँ पे एक्चुअली। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 5%, और ये जो फिनिश गुड्स है हमने वहाँ पे नीचे दिखाया था, तो ये वहाँ से हमारा कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। ये देखो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम दिखाया था कितना क्लोजिंग है और कितना होगा। उसके बाद फिर हमारा बचा है अदर करंट एसेट, इसको भी हम मान लेते हैं कि हमारा 105% से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे टोटलिंग के फार्मूले यहाँ पे नहीं लगे, इसको मैं लगा देता हूँ एक बार। तो और मैं इसी फार्मूले के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा टोटल करंट एसेट यहाँ पे आ गई हैं। अब कंपनी का कुछ प्लान है तो ग्रोस ब्लॉक में एडिशन करने का, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि कंपनी 1 लाख इंक्रीज करेगी हर साल, तो मैं इसको डाल देता हूँ। और जो हमारा डेप्रिसिएशन है
हर साल उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो 723 हो गया हमारा C59। ओके, उस D30 E30 ठीक है। ये क्या है कि हमारा लास्ट ईयर का डेप्रेशन और करंट ईयर का डेप्रेशन जो हमारा ऊपर आ रहा है प्रॉफिट है, वहाँ पे हमने दिखाया है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, उससे प्लस होके यहाँ पे हमारा ये आ गया है। और इसके बाद हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट का फार्मूला टोटल का है कि इन्वेस्ट हमारी सेम रहेंगी, हम कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये लिक्विडेट होने वाली है तो आप इसको लिक्विडेट कर सकते हो। और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी बढ़ सकती हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी वगैरह बढ़ती रहती है कुछ हर साल, तो इसको हम थोड़ा इंक्रीज में ले लेते हैं। और ये हमारा नील हो ही गया था। तो हम नीचे आके देखते हैं कि हमारा क्या डिफरेंस आया है। तो ये हमारे नीचे डिफरेंसेस आए हैं, जो कि हमारा 0 होना चाहिए था। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमने फिगर्स डाल दिए हैं, जो मैनेजमेंट ने हमें बताया कि ऐसे आपके क्रेडिटर को इतना रखना है, इतने डिक्रीज करेंगे, हमारा क्या सिनेरियो रहने वाला है, डेटर्स के साथ क्या हमारी रहने वाला है, उसको क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे, कैश करेंगे। तो हमने सारे डेटर्स वहाँ पे सारी फिगर्स डाल दी हैं। तो अभी हमें इसको यहाँ पे एक तरह से अभी एडजस्ट हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कम है, करंट एसेट हमारी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, करंट एसेट हमारी कम है तो हम करंट एसेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी जो करंट रेशियोज वगैरह वो सही आएंगी। तो रिसीवेबल्स को हम फ़िलहाल के लिए 110% करते हैं। तो कुछ फ़र्क पड़ा यहाँ पे, नहीं नहीं पड़ा, 110 करने से कुछ पड़ा था फ़र्क। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ को देखते हैं कि कुछ कम कर सकते हैं उसमें। लायबिलिटीज़ को हम दिखा सकते हैं कि हमें यहाँ पे लायबिलिटीज़ चाहिए सिर्फ, हम 90% पे एक तो कर सकते हैं इसको, थोड़ा और हम इसको ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, प्रोविजन टैक्सेशन को कुछ नहीं कर सकते, इसको भी कुछ नहीं हम कर सकते। और अदर करंट लायबिलिटीज़ को हम 102% पे इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको कैश एंड बैंक बैलेंस को भी हम इसको 110% पे ले जाते हैं, और रिसीवेबल को भी 110 पे ले जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ हमारा डिफरेंस बचता है अभी, हम उसको अभी अदर करंट एसेट में डाल देंगे, 58,259। तो 58,259 का भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी हम इसको भी 110% इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा अभी इसी साल में हमारा एक्चुअली ज़्यादा नेगेटिव आ गया, क्योंकि हमने जो लिमिट एक साथ ही वो उसको 1.5 करोड़ से बढ़ा दिया है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस साल में इसको थोड़ा डेटर्स को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारा उससे फिर जो है ना होल्डिंग पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये देखो हमारा ठीक है, सेम है, कम नहीं हुआ, ओके है। ये हमारा 35, यहाँ पे देखो 37 हो गया, फिर 35 है, 36 36 36 36, फिर 37, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नहीं, इसको हम फिनिश गुड्स को थोड़ा, ओके ये तो सॉरी ऑडिटेड है, तो उसके बाद हम इसको
35 यहाँ पे हमने कम कर दिया है, और ये 85 ये भी सही है, लेवल पे ही है। और ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, अपनी जो प्रपोज यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में थोड़ा सा और डिक्रीज करना पड़ेगा। करंट लायबिलिटीज में हमें और डिक्रीज करना पड़ेगा। जो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज है, हम इसमें इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। अभी हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं। तो ये आपके जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको अब आपने कहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी हमने इसको क्या किया है, अदर करंट लायबिलिटीज में हमने इसको एडजस्टमेंट कर दिया है। अब जो डिफरेंसेस हैं, एक्चुअली हम इसको यहाँ पे क्रॉस चेक लगा लेते हैं। सबसे ऊपर जो बैलेंस शीट के हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको हम नीचे से एक बार क्रॉस चेक लगा लेते हैं, ताकि हमें बार बार नीचे ना आना पड़े देखने के लिए। और जो डिफरेंसेस हैं उसको हम सेट करते हैं सबसे पहले अभी। तो अभी हमने क्या किया, जो भी हमारा इसमें 2022 में जो डिफरेंसेस आ रहा था, उसको हमने कुछ करंट एसेट को इंक्रीज किया, कुछ करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज किया। तो इसलिए उसके जो डिफरेंसेस है उसको मीट करा दिया है। और अभी हम जो फिर अभी हमारा क्या आ रहा है इसमें, सॉरी, अभी इसको मैं ऊपर और लगा देता हूँ एक बार। यहाँ से मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, ताकि जो भी हम इसको नीचे करेंगे तो ना जाए। तो भी हमारा सिर्फ 882 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 2023 में। तो उसको भी हम अदर करंट लायबिलिटीज से मैच करा देते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं
862.64 और फिर हमारा 44 यहाँ पे आ गया है। तो इससे हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ अपने डेटा जो हमने बढ़ाए थे, हम अपने होल्डिंग पीरियड के हिसाब से देखते हैं कि इसको कहाँ हम सही कर सकते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं, अभी हम अपने डेटास को थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि उससे क्या हमारा थोड़ा होल्डिंग पीरियड्स वगैरह भी सारा सही रहेगा। जो हमने यहाँ पे 105 किया था इसको, अब हम इसको यहाँ पे 102 कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे 100, इसको भी 102% पे ही हम करते हैं। और फिर इसके बाद हमारा फिनिश कोर्स का जो प्रॉफिट है वो नहीं, ठीक है। फिर डिफरेंस है, इसको भी हम अदर करंट लायबिलिटी से सेट ऑफ मार देते हैं, ठीक है। इसको आपको जो और अच्छा लगता है सूटेबल, आप उसको वहाँ से भी इसको कर सकते हो। तो अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा एक कर सकते हो, मतलब इसमें से। अभी हम इसको एक बार यहाँ पे से कर देते हैं, उसके बाद हम फिर इस डिफरेंस को तो दोस्तों ये सारा हमने प्रोजेक्टर से डाटा इसमें डाल दिया है, सारा सेल्स एक्सपेंसेस वगैरह सारा बैलेंस शीट का। तो अभी हमने क्या किया था, हमारा कुछ बैलेंस शीट में डिफरेंस आ रहा था, तो अभी हमने उसको क्या किया है, अदर करंट लायबिलिटी से सेट कर दिया है। अब भी हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे उसको अदर करंट लायबिलिटीज में सेट करेंगे फिलहाल के लिए, और उसको वहाँ से हम उसको सही करेंगे। तो मेरा सीएम में डाटा मैंने यहाँ पे सारा फिल कर दिया है। उसके बाद देखता हूँ कि जो मेरा डाटा है वो सही आ रहा है। तो जो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरे को चाहिए, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मेरी करंट रेशियोज क्या आ रही हैं। सबसे पहले मैं नीचे जाके करंट रेशियोज देखता हूँ अपनी। मेरी करंट रेशियोज जो आ रही है 3 बहुत अच्छी आ रही है करंट रेशियो मेरी। और ये हमेशा आपकी जो करंट रेशियो है हमेशा 1.33 से ऊपर ही आनी चाहिए, ठीक है। और ये भी आपकी सही आ रही है, आउटसाइड लायबिलिटीज टर्म लायबिलिटीज भी आपकी सही आ रही है। तो रेशोज़ मेरी सारी सही हैं, जो मेरे को मेन रेशोज़ चाहिए होती हैं। उसके अलावा मेरा होल्डिंग पीरियड्स जो मेरा प्रोजेक्टेड में है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव है और ये मेरा 70 85 85 70 70 ये ठीक है। रिसीवेबल्स मेरे बिल्कुल सही हैं और थोड़ा सा उसमें बढ़ा है, उसका रीज़न दे सकते हैं कि सेल हमारी इंक्रीज़ हो रही है सब। उसके अलावा सेसडी बैंक फाइनेंस हमारा जो हमें रिक्वायरमेंट था 5 लाख हमारा सारा आ रहा है। और उसके अलावा हम देख लेते हैं जो हमारा ये देखो सारा फंड फ्लो भी हमारा मैच हो रहा है, जितनी हमारी बैंक बोरिंग थी सब एग्जैक्ट मैच हो रही है इसके साथ। तो हमने सारा यहाँ पे सेम में डाटा सारा फिल कर दिया है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने देखा कि हमारा जो सेम में डाटा है बिल्कुल सारा सही से मैच हो रहा है। और जो हमारा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है उसको हम मतलब कोई ज़्यादा 0.1 से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। अगर कुछ ज़्यादा मेजर बढ़ता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये सारा सही है, तो हमारा सारा सीएमए डाटा बन के तैयार है। तो इस फॉर्मेट का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये फॉर्मेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और तो दोस्तों
आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी। जैसे आपने देखा है, इसको फॉर्मेट्स बनाने में, डाटा बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा और इससे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने बैंक से कुछ लोन फैसिलिटीज़ ले रखी हैं, जैसे टर्म लोन, कैश क्रेडिट लिमिट, एलसी की लिमिट या बैंक गारंटीज की लिमिट, तो आपको उसको हर साल रिन्यू कराना होता है। उसके साथ आपको आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं बैंक को, जैसे कि सीएमए डाटा, आपकी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, आपकी जीएसटी की रिटर्न, कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कि अगर आपको अपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को, आपके लोन्स को रिन्यू कराना है बैंक के साथ, या आपको कुछ नया आपको नया लोन चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आप बैंक को कैसे लेटर लिखोगे, क्या कवरिंग लेटर रहेगा, उसके साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ लोन से ले रखे हैं, उसको कुछ नई फैसिलिटीज़ भी चाहिए, कुछ लिमिट्स है उसको इंक्रीज भी करना चाहता है, तो उसको आप कैसे लेटर लिखोगे, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो नॉर्मल जैसे आप लेटर लिखते हो, सबसे ऊपर लेटर नंबर, डेट एंड उसके बाद जिस भी आप बैंक को लिख रहे हो, तो उस टू में जाके उसको द ब्रांच मैनेजर और बैंक का नाम और उस ब्रांच का एड्रेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाएगा कि जैसे अभी हम क्या करें कि इसमें जो हमारे कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले रखी हैं, जैसे पीसीएफसी, पीसीएल, एफडीबीएन, कैश क्रेडिट, ये सारी हमारी हैं। उसके बाद एलसी की लिमिट्स है और बीसी की लिमिट है। तो क्या हमने एग्जिस्टिंग हमारी जो लिमिट्स है वो 3 करोड़ है और हमें चाहिए 5 करोड़। मतलब अभी हम क्या है, हमारा बिजनेस जैसे ग्रो कर रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एग्जिस्टिंग लिमिट है हमारी 3 करोड़ और अभी हमें चाहिए 5 करोड़। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट में लिखोगे रिन्यूअल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, ठीक है, आपकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है उसको आप रिन्यू कराना चाहते हो। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कवरिंग लेटर में लिखना है कि वी वुड लाइक टू सबमिट अवर प्रपोजल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब मैं अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को रिन्यू कराना चाहता हूँ, जो मैंने नीचे दी है उसको आप टेबल में यहाँ दे सकते हो। अगर आपके जो भी है आपको यहाँ पे डालना है, सपोज करो आपका सिर्फ कैश क्रेडिट लिमिट है तो सिर्फ कैश क्रेडिट लिमिट ही आपको यहाँ डालना है। तो एग्जिस्टिंग 3 करोड़ है और प्रपोज 5 करोड़ है, ये आपको यहाँ दिखाना होता है। ये एक तरह से सीएमए का आपको फर्स्ट पार्ट भी होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम इस सीएमए डाटा का आपका फर्स्ट पार्ट होता है। उस सीएमए डाटा के अनदर 5 पार्ट्स कैसे बनते हैं, सीएमए डाटा कैसे बनता है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको 3 करोड़ से 5 करोड़ डालोगे तो आपके पास इसका पूरी मतलब रीज़न होना चाहिए कि आपको क्या 5 करोड़ चाहिए और रीज़न आपको नीचे देना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो कि आपका टर्नओवर लास्ट ईयर से कितने परसेंट इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से आपको ये सारी प्रपोज्ड में यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब भी आप कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने होते हैं जब भी आपको अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को रिन्यू कराते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि मैं इस लेटर के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले सीएमए डाटा कैसे बनता है वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। उसके बाद प्रोविजनल बैलेंस शीट, जैसे अभी का फाइनेंशियल ईयर 2022 क्लोज होने पे है, तो आपको यहाँ पे इसकी प्रोविजनल बैलेंस शीट उसको बैंक को बना के देनी पड़ेगी कि अभी तक आपकी कंपनी करंट ईयर की सिचुएशन क्या है। और लास्ट ईयर की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है आपको वहाँ पे देनी होती है। जैसे 31/3/21 का ऑडिट बैलेंस शीट आपके पास है बट अभी करंट का नहीं है, तो इसलिए आपको प्रोविजनल देना पड़ेगा। कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स की जो आपके हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न और साथ में नेट वेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके साथ कंपनी का पैन और जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है, जो आपकी रेटिंग रिन्यू होती हैं, जैसे क्रिसिल है या फिर केयर से आपको रेटिंग लेनी होती है, एक्सटर्नल रेटिंग, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट, फैक्ट्री का लाइसेंस, ये जो अपडेटेड है रिन्यूअल आपके अपडेट होने चाहिए, और पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस और जीएसटी के टर्म्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नेसेसरी, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस लेटर के साथ लगाने हैं। और उसके बाद यानी कि हमने अभी क्या कवर किया इसमें, सबसे पहले आपको सिंपल जैसे हम हेडिंग देते हैं लेटर्स का वैसे देना है। उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है, प्रपोज्ड क्या है, उसके बाद आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, और इसके बाद आपको क्या करना है कि अब बैंक से आप क्या कर रहे हो, मतलब 3 करोड़ से 5 करोड़ चाहते हो,
और बैंक को आपको दिखाना है कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपके कंपनी के बारे में। जैसे कि आपकी सेल है, लास्ट ईयर से कितने % ग्रो हो गई है, आपके पास क्या मतलब क्या करने वाले हो नेक्स्ट ईयर में, कितने % ग्रो हो गई, मतलब आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे दे सकते हो। रेशोज़ के बारे में बता सकते हो कि हमारी रेशोज़ यहाँ से इतना इम्प्रूव हो गई हैं, प्रॉफिट इतने इंक्रीज़ हो गए। मतलब जो भी आपकी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपको यहाँ देने हैं। नेगेटिव को हाइड कर लेना है, नेगेटिव यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ जैसे आपका कलेक्शन पीरियड, डेटर्स, इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड्स वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और फ्यूचर में और अच्छा होगा, ठीक है। और उसके अलावा जब ये आप ये चीज़ें यहाँ पे कवर कर दोगे, उसके बाद आपको बैंक से अपनी और रिक्वायरमेंट डालनी है। अब नीचे कुछ अनदर रिक्वायरमेंट है। एक तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको जो लिमिट्स है वो आपको इंक्रीज़ करानी है, वो अपने ऊपर डाल दी। उसके बाद अनदर कुछ रिक्वायरमेंट अगर आपकी हैं, तो वो भी आप इस लेटर में डाल सकते हो। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट आपको कम कराना है। क्यों कम होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा कि हमारी अच्छी ग्रो कर रही है, हमारी रेटिंग्स इंक्रीज़ हो गई हैं, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो। हमारे जो एलसी, बीजी के चार्जेस हैं वो कम हों, या फिर हाँ, आपका जो डीडी चार्जेस हैं, एनएफटी चार्जेस हैं, आरटीजीएस चार्जेस हैं, वो नहीं लगने चाहिए। और इस लेटर को आपको लेटर हेड पे प्रिंट लेके और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर लिखे हैं वो सारे इसके साथ अटैच करके आपको बैंक को सबमिट कर देना है। तो फिर बैंक की जैसे जैसे क्वेरी आएंगी तो आपको उसका रिप्लाईज देना है, क्योंकि बैंक की उसके बाद भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। जैसे सपोज करो कुछ उसे डाउट होता है आपके डाटा में, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है डाटा में, तो आपको टाइम टू टाइम क्वेरीज भेजेगा और फिर आपको उसका रिप्लाईज देना है। तो उसके बाद आपका जस्ट आपकी जो लोन्स है वो अप्रूव हो जाएगा और क्रेडिट फैसिलिटीज सारी रिन्यू हो जाएंगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।